अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली टार्ज़न जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ की वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी अगली कहानी है टार्ज़न और कागा कबीला। चलें शुरू करते हैं। सोल्फन, मिस्टर सोल्फन, तुम कहाँ हो? सोल्फन, एक उधेड़ नीले लिबास वाले शख्स ने जंगल में चकराते हुए मुंह पर हाथ रखकर किसी को जोर जोर से पुकारा। मैं यहाँ हूँ आर्बिल। इसकी आवाज़ सुनकर एक नौजवान ने एक दरख्त पर से इसे जवाब देते हुए कहा। इसके हाथ में दूरबीन थी। इसने सुर्ख रंग की शर्ट और जीन की पतलून पहन रखी थी। ओह, मैं समझा तुम कहीं दूर निकल गए हो, मगर तुम यूं बंदरों की तरह दरख्त पर चढ़े क्या कर रहे हो? क्या दूरबीन से अपने लिए कोई वैसी हसीना तलाश कर रहे हो? उधेड़ उमर आर्बिल ने इसे यूं देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अपने लिए नहीं, हाँ अलबत्ता तुम्हारे लिए कोई जंगली परी तलाश कर रहा हूँ, मगर अफसोस कि इस जंगल में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ अलबत्ता 2-3 बुढ़ी आदमखोरियाँ ज़रूर दिखाई दी हैं। तुम भी ऊपर आकर एक नज़र डाल लो, फिर मैं तुम्हारे लिए इनका रिश्ता लेने जाऊंगा। दरख्त की डाल में बैठे हुए नौजवान सोल्फन ने जवाब देते हुए कहा और आर्बिल हंस पड़ा। इसे हंसता देखकर सोल्फन भी हंसने लगा। कुछ बताओ भी सही कि तुम दरख्त पर चढ़े क्या कर रहे हो? मजाक में बात मत डालो, उधेड़ उमर आर्बिल ने कहा। कुछ नहीं, बस वैसे ही जंगल का नज़ारा कर रहा था, ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है। सोल्फन ने जवाब दिया और आर्बिल ने इस बात में सर हिला दिया और सोल्फन छलांग लगाकर दरख्त से नीचे उतर आया। यार पता नहीं अभी और हमें टार्ज़न की तलाश में कहाँ कहाँ की खाक छानना पड़ेगी। ये 5वां जंगल है। अगर हमें टार्ज़न यहाँ भी ना मिला तो फिर मेरा ख्याल है हमें अपनी तलाश ख़त्म कर देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शार्टी हमें शर्मिंदा ही करेगा। सोल्फन ने आर्बिल की तरफ देखते हुए कहा और आर्बिल ने होंठ खींच दिए। नहीं सोल्फन, अभी हमें अपनी तलाश खत्म नहीं करनी चाहिए। अभी बहुत से जंगल ऐसे हैं जहां हमने टार्ज़न को तलाश नहीं किया। हमें टार्ज़न को हर सूरत में तलाश करना है। बात सिर्फ शार्टी से शर्मिंदगी की नहीं है, इससे किए हुए वादे की है। हमें ना सिर्फ टार्ज़न को तलाश करना है बल्कि इसको गिरफ्तार भी करके शार्टी के पास ले जाना है। आखिर इस काम के लिए हमने इससे बहुत बड़ी रकम भी तो ली है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हम खर्च भी कर। इसकी इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लौटाएंगे? और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शार्टी कोई मामूली आदमी नहीं है। हुकूमत के बड़े बड़े आदमी इसके साथ हैं, वो हमारा जीना दूभर कर देंगे। आर्बिल ने सोच में डूबे हुए अंदाज में जवाब दिया। हो ना हो, लेकिन अब हमें टार्ज़न नहीं मिल रहा तो क्या हम इसके लिए खुद टार्ज़न बन जाएं? तुमने भी तो ख्वाम इतना मुश्किल काम पकड़ लिया है, और वो भी एक मामूली रकम के एवज। इसी तरह अगर हम जंगल फिरते रहे तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा, फिर हम घर के रहेंगे ना घाट के। सोल्फन ने सर झटक कर कहा। हैरत है सोल्फन, तुम अभी से दिल हार बैठे हो। हम दोनों ने बड़े बड़े मार के मारे हैं, तरह तरह की मुश्किलों का सामना किया है, कई कठिन मरहलों से गुजरे हैं। इतनी मुसीबतों के बावजूद हम नहीं घबराए, और अब तुम इस कदर दिलचस्प और एडवेंचर से भरपूर मुहिम से परेशान हो गए हो। आर्बिल के चेहरे पर सचमुच की हैरत थी। वो और से सोल्फन का चेहरा देख रहा था। यार, एडवेंचर्स की ज़िंदगी इस कदर तवील भी नहीं होनी चाहिए कि रास्ते में ही मौत आ जाए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जहरीले सांपों से किस कदर डरता हूँ, और इन जंगलों में तो सांप कसरत से होते हैं। हम इनसे कब तक बचते रहेंगे? अगर किसी सांप ने हमें डस लिया तो यहाँ कोई करीब मुआलिज भी नहीं है जो हमारी जान बचा सके। सोल्फन ने मुंह बनाकर कहा और आर्बिल हंसने लगा। इसी वक्त दरख्तों के पत्तों में सरसराहट हुई और एक दरख्त से एक भूरा बालों वाला एक बंदर छलांग मारकर इनके सामने आ गया।
इसे इस तरह अचानक अपने सामने आता देखकर वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। सोल्फन ने तो झट से अपने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल ली। वो गोली चलाने ही लगा था कि आर्बल ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे गोली ना चलाओ, ये तो बंदर है, आर्बल ने चीख कर कहा और सोल्फन का हाथ रुक गया और वो गौर से बंदर की तरफ देखने लगा जो अजीबोजीब हरकतें कर रहा था। कभी उल्टी कलाबाजी खाता, कभी चैं चैं करने लगता और कभी वो दोनों हाथ सीने पर मार मार कर उछलने लगता। इसे ऐसा करते देखकर वो दोनों हंसने लगे। सोल्फन, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह हरकतें कर रहा है, लगता है इसने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम इसी की बरादरी से हो, आर्बल ने हंसते हुए कहा। नहीं आर्बल, जरा गौर करो, ये बंदर उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहा, ये हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो, सोल्फन ने गौर से बंदर की तरफ देखते हुए कहा और आर्बल भी चौंक कर हैरत से बंदर को देखने लगा। तुम ठीक कह रहे हो सोल्फन, मगर ये कह क्या रहा है? क्या तुम इसके इशारे समझ रहे हो? आर्बल ने कहा। हाँ कुछ कुछ, ये किसी का सुझाया हुआ बंदर लगता है। ये हमें बता रहा है कि कोई हमारी तरह का इंसान गिरा पड़ा है, शायद मरा हुआ है या बेहोश है। नहीं, मरा नहीं हो सकता, अगर मरा होता तो इसका गोश्त जंगल के जानवर कब का खा चुके होते। वो जो कोई भी है, इस बंदर को बेहद प्यारा मालूम होता है। देख नहीं रहे किस कदर बेचैन होकर हमें अपने साथ चलने के लिए कह रहा है, सोल्फन ने कहा। मैं देख रहा हूँ, बहुत गौर से देख रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था ये तुम्हारा कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है, इसीलिए तो तुम्हें इसकी बातें समझ आ रही हैं। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, आर्बल ने हंसते हुए कहा और सोल्फन मुस्कुरा दिया। कर लो तुम जितनी मर्जी मुझ पर चोटें कर लो, लेकिन याद रखो इसका अगर मैंने तुमसे बदला ना लिया तो मेरा नाम भी सोल्फन नहीं। इस वक्त तो मैं वाकई इस बंदर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये हमें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है। चलोगे या मैं अकेला ही जाऊँ? सोल्फन ने कहा। तुम अकेले ही हो आओ, मेरा तो अभी चाय पीने का मूड बन रहा है। तुम अपने भाई के साथ हो आओ, मैं तुम्हारे लिए भी चाय रख छोड़ूंगा, आर्बल ने बदसूर हंसते हुए कहा और सोल्फन ने मुंह बना लिया। फिर वो सर झटक कर आगे बढ़ा। बंदर ये देखकर मुड़कर एक तरफ जाने लगा, सोल्फन इसके पीछे पीछे जाने लगा। बंदर बार बार मुड़कर इसकी तरफ देख रहा था, क्या वो इसके पीछे आ रहा है या नहीं। चलते रहो या मैं आ रहा हूँ, इसकी बेचैनी देखकर सोल्फन ने कहा और बंदर वाकई मुड़े बगैर एक तरफ जाने लगा, जैसे वो सोल्फन की बात समझ गया हो। मुख्तलिफ दरख्तों और झाड़ियों के पीछे से होता हुआ बंदर इसे एक झील के पास ले आया। झील के किनारे बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। इन चट्टानों पर सोल्फन को किसी नंग-धड़ंग इंसान की झलक नजर आई। बंदर तेजी से चट्टानों पर चढ़ता हुआ इस नंग-धड़ंग इंसान के करीब जाकर रुक गया। सोल्फन भी तेजी से चट्टान पर चढ़ गया। वो एक मजबूत जिस्म वाला निहायत खूबसूरत नौजवान था जो चट्टान पर चित पड़ा था। वो बेहोश मालूम होता था। सोल्फन आगे बढ़कर इसके करीब बैठ गया। नौजवान ने चीते की खाल का बना सिर्फ एक लंगोट बांध रखा था। इसकी जिसामत और ताकतवर रूह जो देखकर सोल्फन को इस पर रश्क आ गया। इसने झलक कर पहले बेहोश इंसान के सीने पर हाथ रखकर इसे दिल की धड़कन चेक की और फिर इसका बाजू पकड़कर इसकी नब्ज देखने लगा। हैरत है, अच्छा भला सेहतमंद इंसान है, दिल और नब्ज की रफ्तार बिल्कुल ठीक चल रही है, जिस्म पर किसी चोट का निशान भी नहीं है। फिर ये बेहोश किस तरह हो गया? सोल्फन ने हैरानी से इसका जिस्म देखते हुए कहा। इसने बेहोश इंसान के चेहरे पर थप्पड़ मारे लेकिन इसे होश नहीं आया। सोल्फन ने झुककर झील का पानी हाथों में लिया और बेहोश इंसान के चेहरे पर डालने लगा, मगर इसके बावजूद इसे होश ना आया। अब तो सोल्फन बेहद हैरान हुआ कि ये कैसी बेहोशी है कि पानी डालने पर भी इस इंसान को होश नहीं आ रहा। इसने कुछ सोचकर बेहोश इंसान के मुंह पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसकी नाक पकड़ ली। बेहोश इंसान का सांस फूलने लगा। इसका बदन एक बारगी तड़पा और इसे जोर जोर से झटके लगने लगे। सोल्फन ने इसके नाक और मुंह छोड़ दिया। बेहोश इंसान का सीना जोर जोर से फूलने लगा और हिचकने लगा, लेकिन इस पर भी इसने आंखें ना
बार फिर इस पर यही अमल दोहराया, मगर नौजवान को होश न आया। बंदर इसके करीब ही खड़ा था और परेशान निगाहों से कभी बेहोश इंसान और कभी सोल्फन की तरह देख रहा था। सोल्फन की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि इसे होश क्यों नहीं आ रहा। दोस्त, अजीब और पुरअसरार बेहोशी का शिकार है ये। समझ में नहीं आ रहा कि इसे होश क्यों नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे सामने हर जतन कर लिए हैं। मेरा ख्याल है इसे मैं खेमे में ले चलता हूँ, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है, वहाँ इंजेक्शन लगा देता हूँ, शायद इसे होश आ जाए। सोल्फन ने बेचारगी के आलम में बंदर की तरफ देखते हुए कहा। इसका ख्याल था कि बंदर इसकी बात क्या समझेगा, मगर ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा ना रही कि बंदर इसकी बात सुनकर जोर जोर से इस बात में सर हिलाने लग गया, बल्कि वो इशारों से इसे कहने लगा कि इसे वाकई कोई इंजेक्शन लगाया जाए तो ये होश में आ सकता है। अरे वाह, तुम तो खासे समझदार बंदर हो। बहरहाल आओ, इसने कहा और बेहोश इंसान की बगलों में हाथ डालकर इसे उठाने की कोशिश करने लगा। बेहोश आदमी खासा वजनी था, लेकिन सोल्फन ने जैसे तैसे इसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और इसे लिए हुए अपने खेमे की तरफ चल पड़ा। बंदर बदस्तूर इसके साथ था। ये तुम किस जंगली को उठा लाए हो? सोल्फन कौन है ये? सोल्फन के कंधे पर एक नंगड़ंग इंसान को देखकर आर्बल ने हैरत से इससे पूछा। वो अपने खेमे के बाहर मग में चाय पी रहा था। इसके करीब ही लकड़ियां सुलग रही थी। इस पर एक लोहे की कैतली थी। शक्ल सूरत और हाथ पांव तो इंसानों जैसे हैं, मगर होश में आने के बाद कोई और मखलूक निकली तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सोल्फन ने बेहोश इंसान को खेमे में ले जाते हुए कहा और आर्बल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। अरे अरे, ये बंदर भी खेमे में जा रहा है, इसे बाहर निकालो। ये बंदर बेहद शरारती और खतरनाक होते हैं, खेमे की हर चीज तोड़ फोड़ कर रख देगा। आर्बल ने बंदर को खेमे में घुसते देख कर कहा और एक जलती हुई लकड़ी उठाकर खेमे की तरफ बढ़ा। रहने दो आर्बल, ये आम बंदर नहीं है जो खेमे में नुकसान करने की कोशिश करेगा। न जाने ये शख्स कौन है जो इस कदर पुरअसरार बेहोशी का शिकार है। मैंने इसे होश में लाने के हर मुमकिन जतन, मगर इसे होश नहीं आ रहा। सोल्फन ने बेहोश इंसान को खेमे में मौजूद चटाई पर लटाते हुए कहा। बंदर वाकई एक तरफ निहायत परेशान सी सूरत बनाकर बैठ गया था और आर्बल चंद लम्हे गौर से इसकी तरफ देखता रहा। फिर इसने खेमे से निकलकर जलती हुई लकड़ी वापिस आग में फेंक दी और दोबारा खेमे में आ गया। आर्बल, जरा फर्स्ट एड बॉक्स से 3.0 का इंजेक्शन देना। सोल्फन ने आर्बल से मुखातिब होकर कहा। 3.0 का इंजेक्शन? वो तो जहरीले असरार जाहिर करने वाला इंजेक्शन है। क्या इसे किसी सांप ने काटा है? आर्बल ने हैरान होकर कहा। बज़ाहिर तो इसके जिस्म पर किसी जख्म का कोई निशान नहीं है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगकर ही सही सूरत हाल का पता चल सकेगा। मगर इसकी बेहोशी किसी जहर से वाक़ई हुई है तो फिर 0.0 का इंजेक्शन इसे होश में लाएगा। सोल्फन ने सर हिलाते हुए कहा और आर्बल भी जवाबन सर हिलाते हुए खेमे के एक हिस्से की तरफ बढ़ गया, जहाँ एक काले रंग का संदूक पड़ा था। इसने संदूक खोलकर इसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और सोल्फन के पास ले आया। सोल्फन ने बॉक्स खोला और इसमें से एक इंजेक्शन निकालकर इसे भरने लगा। फिर इसने वो इंजेक्शन बेहोश इंसान के बाजू में लगा दिया। लो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे दोस्त को नहायत सूदो असर इंजेक्शन लगा दिया है। दुआ करो इससे इसे होश आ जाए, वरना इसकी जान को सख्त खतरा हो सकता है। सोल्फन ने बंदर की तरफ देखते हुए कहा और बंदर ने सचमुच दुआ के लिए हाथ उठा दिए। सोल्फन और आर्बल बड़ी हैरतज़दा निगाहों से इस बंदर को देख रहे थे। इसी वक्त अचानक खेमे से बाहर जबरदस्त शोर उठा। सोल्फन और आर्बल के साथ साथ बंदर भी बुरी तरह चौंक पड़ा। सोल्फन और आर्बल ने अपने अपने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिए और दोनों तेजी से खेमे से बाहर आ गए। दूसरे ही लम्हे इनके चेहरों पर जर्दी फैली हुई थी। बाहर 200 स्याह फाम खौफनाक सूरतों वाले वहशी मौजूद थे, जिनके हाथों में तलवारें, नेज़े और कुल्हाड़े थे। इन्होंने अपने जिस्मों पर रंगीन मट्टी से अजीबोगरीब नक्शो निगार बना रखे थे। इनके ज़ेरे हिस्सों
हाथों पर बड़े बड़े पत्ते बंधे हुए थे, बकिया जिस्म नंगे थे। खबरदार सोल्फन, इन पर गोली ना चलाना, ये तादाद में बहुत ज़्यादा है और हमारे पिस्तौलों में गोलियां इनके मुकाबले में बहुत कम हैं। इनके हाथों में तीर कमान और जहरीली सुइयां फेंकने वाली नालियां भी हैं। ये एक लम्हे से भी कम वक्त में हमें मार डालेंगे। तुम खामोश रहो, मैं इनसे बात करता हूँ, आरबल ने सोल्फन से नहायत सरगोशाना लहजे में कहा। सोल्फन ने इस बात में सर हिला दिया। इसकी उंगली पिस्तौल के ट्रैगर पर मजबूती से जमी हुई थी कि अगर कोई वहशी इसकी तरफ आने की कोशिश करे तो इसे बेतरीफ गोली मार दे। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? आरबल ने आगे बढ़कर इन वहशियों से मुखातिब होकर कहा। इसके लहजे में वाज़े खौफ का अंतर था। हम यहाँ टार्ज़न का शिकार करने के लिए आए हैं। तुम हमें मिल गए, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अपने लोहे के आग उगलने वाले हथियार नीचे फेंक दो। इसमें इतनी आग नहीं होगी जितने हमारे पास हथियार हैं। हमने तुम पर जहरीली सुई फेंक दी तो तुम एक लम्हे में हलाक हो जाओगे, एक वहशी ने आगे बढ़कर इनकी जुबान में दुरुस्त लहजे में कहा। और एक जंगली वहशी को अपनी जुबान में बोलते देखकर वो दोनों हैरान रह गए। इन्होंने एक दूसरे की जानब सवालिया नजरों से देखा, फिर कुछ सोचकर इन्होंने अपने पिस्तौल नीचे फेंक दिए और इसी वक्त चंद वहशियों ने आगे बढ़कर इनके जिस्मों से नेज़े लगा दिए और कुछ वहशी नेज़े और तलवारें लेकर खैमे में घुस गए। सरदार, सरदार, होश करो सरदार, होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? सरदार, तुम होश में क्यों नहीं आ रहे? मंकू ने टार्ज़न को बुरी तरह से झंझोड़ते हुए कहा और दूसरे ही लम्हे टार्ज़न ने आंखें खोल दी। इसे आंखें खोलते देखकर मंकू के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ने लगी। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? होश में आने के बाद टार्ज़न ने हैरानी से इधर उधर सर उठाकर देखते हुए मंकू से पूछा। सरदार, ये दो शरीफ आदमियों का खैमा है। तुम झील के किनारे अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। अरे बाप रे सरदार, ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम जल्दी से इस खैमे से निकलने की कोशिश करो। बाहर कागा कबीले के वहशी हमें ढूंढते हुए इस तरफ आ गए हैं। शुक्र है तुम्हें बरोवक्त होश आ गया, वरना शायद वो तुम्हें बेहोशी की हालत में ही उठा कर ले जाते। मंकू ने कहते कहते अचानक बुखला कर कहा और कागा कबीले का नाम सुनकर टार्ज़न तेजी से यूं उठ खड़ा हुआ जैसे इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। कागा कबीला तो वो यहाँ भी आ पहुँचा। टार्ज़न के हलक से गुराहट भरी और आवाज़ निकली। तेजी से आगे बढ़ा, इसने खैमे का पर्दा थोड़ा सा उठाकर बाहर झांका। बाहर दो जदीद दुनिया के इंसान और 20 वहशी खड़े थे। इन वहशियों को देखकर टार्ज़न ने गुस्से से होंठ भेज लिए। सरदार, मैंने खैमे का पिछला हिस्सा चाकू से काट लिया है। जल्दी करो, यहाँ से फौरन निकल चलो। अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है कि तुम इन वहशियों का मुकाबला कर सको। तुम जानते हो तुम्हारी जान के किस कदर दुश्मन हो रहे हैं। अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें फौरन मार डालेंगे, मंकू ने तेज लहजे में कहा। और वाकई टार्ज़न अपने बदन में बेहद कमजोरी और तेज सनसनाहट महसूस कर रहा था। वहशियों को देखकर इसका वाकई खून खोल रहा था, मगर फिर कुछ सोचकर इसने सर हिलाया और मुड़कर तेजी से खैमे के अगबी हिस्से की तरफ आ गया। यहाँ मंकू एक तेजदार खंजर से खैमे का पर्दा काट रहा था। खंजर शायद इसने इसी खैमे में से लिया था। मंकू और टार्ज़न दोनों झुके झुके अंदाज में खैमे से बाहर आ गए और वो इसी तरह झुके झुके दरख्तों के एक झुंड की जानिब भागते चले गए। कमजोरी तो टार्ज़न को बेहद महसूस हो रही थी, मगर टार्ज़न इसके बावजूद भी नहायत तेजी से एक दरख्त पर चढ़ता चला गया। वो दरख्त पर सबसे ऊंची शाख पर चढ़ आया और खुद को दरख्तों के पत्तों में छुपाकर खैमे की तरफ झांकने लगा। खैमे के दूसरी तरफ जदीद दुनिया के सफेद फामों को वहशियों ने नेज़ों और भालों के नरगे में लिया हुआ था और चंद वहशी खैमे में घुसे हुए थे। चंद लम्हों बाद इन वहशियों ने इनका खैमा उखाड़ कर रख दिया। टार्ज़न ने इन दोनों सफ़ेद फामों के चेहरे पर शदीद हैरत और परेशानी देखी। शायद खैमा उखड़ने पर वो बेहोश नौजवान को वहाँ ना पाकर हैरान हो रहे थे। उसी वक्त एक सफ़ेद फाम की इसने हैरत भरी आवाज़ सुनी। अरे वो बेहोश सफ़ेद फाम इंसान कहाँ गया? अभी तो खैमे में बेहोश पड़ा था। ये अल्फाज सुर्ख लिबास वाले ने कहे थे। सफ़ेद फाम इंसान? कौन सफ़ेद फाम इंसान? क्या तुम्हारा कोई और भी साथी है? वहशियों के सरदार बाटू ने सफ़ेद फाम की बात सुनकर कहा। नहीं, वो हमारा साथी तो नहीं, वो मुझे एक झील के किनारे बेहोश पड़ा मिला था। एक बंदर ने मुझे इससे इस तक ले गया था। सुर्ख लिबास
के सरदार बाटू ने तेज लहजे में सुर्ख लिबास वाले सफ़ेद फार्म से पूछा। हाँ वही है, मैं इस सफ़ेद फार्म इंसान को बात कर रहा हूँ, तुम जानते हो? सुर्ख लिबास वाले ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा। बहुत अच्छी तरह, वो टार्ज़न था, देखो ढूंढो, तलाश करो इसे, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। वहशियों के सरदार बाटू ने बुरी तरह से चीखते हुए अपने साथियों से कहा और बहुत से वहशी नेज़े और तलवारें लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़े। शायद इनके गुमान में भी ना था कि टार्ज़न इनके करीब ही किसी दरख्त पर बैठा हुआ होगा। टार्ज़न? क्या कहा? वो टार्ज़न था? इन दोनों सफ़ेद फार्मों ने टार्ज़न का नाम सुनकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। इनके चेहरों पर शदीद हैरत और परेशानी नजर आ रही थी। हाँ वो टार्ज़न था, हम इसी को तो इस जंगल में तलाश करते फिर रहे हैं। इसने हमारे जंगल में आकर बेपनाह तबाही फैला रखी है। हमारे कबीले के बहुत से लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया, मगर वो हमारे हाथ नहीं आ रहा। मगर वो झील के किनारे बेहोश कैसे हो गया? क्या तुम सच कह रहे हो? वो सचमुच का बेहोश था, सरदार बाटू ने यकीन ना आने वाले लहजे में सुर्ख लिबास वाले की जानब देखते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे एक इंतहाई सोजोज़ोर असर इंजेक्शन लगाया था, जिससे हर किस्म के जहर के असरात ख़त्म हो जाते हैं। शायद इसे होश आ गया और वो खैमे के पिछले हिस्से से निकल गया होगा। मगर वो तुम्हारे जंगल में क्यों आया हुआ है और इसने तुम्हारे कबीले में तबाही क्यों मचा रखी है? क्या वह तुम्हारा भी दुश्मन है? सुर्ख लिबास वाले ने सरदार बाटू से पूछा। हाँ, इससे हमारी दुश्मनी है, बहुत गहरी दुश्मनी। हम आदमखोर हैं, इंसानों को मार खाना हमें बेहद पसंद है। वो हमें ऐसा करने से रोकता है और वो हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है, मगर हम इसके बहकावे में नहीं आते। पहले हम इसके जंगल में शिकार करने जाते थे, इस बार वो खुद हमारे जंगल में आ गया है, एक सफ़ेद फार्म लड़की का हमसे इंतकाम लेने के लिए, जिसे हम इसके जंगल में उठा लाए थे। हम इसे मारकर कब का हजम कर चुके हैं। अब वो हमसे इसकी मौत का बदला ले रहा है। कहता है वो हमारे सारे कबीले को तबाह कर देगा। हो ना हो एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो इसके मुंह में उंगलियां डालकर इसका हलक ना चीर डाला तो मेरा नाम सरदार बाटू नहीं। सरदार बाटू ने हलक के बल गुराते हुए कहा और इसकी बात सुनकर टार्ज़न के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। तुम मेरा हलक क्या चीरोगे बाटू? तुम्हारा जो मैं हशर करूँगा इसे सारा ज़माना देखेगा। मैंने वाकई तुम्हारे सारे कबीले की तबाही की कसम खा रखी है। सिर्फ एक दो रोज़ की बात है, या तुम नहीं या फिर मैं नहीं, टार्ज़न ने जहरीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। सरदार बाटू और इसके साथी सफ़ेद फार्मों को घेर कर अपने साथ ले गए। सफ़ेद फार्मों के रंग खौफ से जर्द हो रहे थे। टार्ज़न काफ़ी देर तक यूं ही दरख्त पर बैठा रहा, यहाँ तक कि वहशी इन सफ़ेद फार्मों को लेकर दरख्त के झुंडों में कहीं गुम हो गए। सरदार वाकई ये बड़ी हैरत वाली बात है, तुम झील के किनारे बेहोश कैसे हो गए थे? तुम अच्छे भले झील में नहा रहे थे और जैसे ही झील से बाहर आए चट्टान से मुखातिब होकर पूछा, मुझे खुद भी इस बात का इल्म नहीं है मंकू। नहाने के बाद यूं ही मैं झील में से बाहर निकला, मुझे अपनी गर्दन पर तेज़ जलन का एहसास हुआ था। इसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। ऐसा मालूम होता है कि मुझे किसी बेहद जहरीले कीड़े ने काटा हो। टार्ज़न ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा। इसकी बात सुनकर मंकू टार्ज़न की गर्दन गौर से देखने लगा। नहीं सरदार, तुम्हारी गर्दन पर किसी कीड़े के काटने का निशान नहीं है, ना ही कोई ज़ख्म है। हालांकि अगर कोई जहरीला कीड़ा काटे तो वहाँ जल्द सुर्ख हो जाती है या छाला सा पड़ जाता है, जबकि तुम्हारी गर्दन बल्कि बाकी मानदा जिस्म भी साफ शफाफ है। हाँ अलबत्ता अगर कमर पर चट्टान की रगड़ की चंद निशान ज़रूर है, मंकू ने कहा और टार्ज़न ने कंधे उचका दिए। बहरहाल सरदार, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हें यहाँ आए पूरे आज दूसरा रोज़ है। अब तक तुम तकरीबन 20 वहशियों को ठिकाने लगा चुके हो, जबकि इस जंगल में सैकड़ों के हिसाब से वहशी मौजूद हैं। तुम इन सब का मुकाबला कैसे करोगे? मंकू ने चंद लम्हे तो वक्त के बाद कहा। कुछ भी हो मंकू, मैं इस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं इस आदमखोर कबीले से अपनी मुंह बोली बहन
रोज़ी की मौत का इंतकाम ना ले लूं। ये लोग चालाकी से और मेरी गैर मौजूदगी में इसे मेरे जंगल बल्कि मेरी झोंपड़ी से उठा कर ले गए थे। इन्होंने इस मासूम को मार डाला, अब मैं इन सब को मार डालूंगा। मैं इनसे किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं, टार्ज़न ने मगमूम लहजे में कहा। आखिर में इसका लहजा बेहद दृष्ट हो गया था। हाँ सरदार, रोज़ी की मौत का मुझे भी बेहद दुख है। वो कितनी अच्छी थी, इसे ख़ास तौर पर मुझसे बेहद प्यार था। चंद रोज़ पहले तो वो तुमसे जंगल में मिलने के लिए आई थी और इन दरिंदों का शिकार होगी। मंकू ने भी इस उदास अंदाज में कहा। हो ना हो ये बदबख्त अब मेरा शिकार करना चाहते हैं। ये मेरा शिकार क्या करेंगे? चुन चुन कर मैं इनका शिकार करूंगा। इन्हें ऐसी अजियतनाक मौत से हमकिनार करूंगा कि आइंदा किसी कबीले में ऐसी जुरात ना होगी कि वो टार्ज़न के जंगल में इसकी मर्जी के बगैर कोई काम कर सके। टार्ज़न ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। सरदार का कबीले के वहशी तुम्हारी तलाश में काफ़ी दूर निकल गए हैं। अगर हुक्म दें तो मैं जंगल में जाकर आपके लिए फल वगैरह ले आऊं। इससे आपकी खोई हुई तवानाई बहाल हो जाएगी, मंकू ने कहा। टार्ज़न ने इस बात में सर हिला दिया। मंकू दरख्तों की शाख पर झूलता हुआ नहायत तेज़ी से जंगल के फलदार हिस्से की तरफ बढ़ा चलता गया। टार्ज़न इसी दरख्त की एक बड़ी सी डाल के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद मंकू टार्ज़न के लिए फल और शहद का छत्ता ले आया। शहद देखकर टार्ज़न की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि शहद इसकी मरगूब ग़िज़ा थी। इसने जी भर कर फल और शहद खाया। अभी वो फल और शहद खाकर फारग ही हुआ था कि अचानक इसे बहुत से वहशियों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। ये वो वहशी थे जो सरदार बाटू के हुक्म से टार्ज़न की तलाश में गए थे। वो नहायत खौफजदा अंदाज में चीखते चिल्लाते हुए और भागते हुए इस तरफ आ रहे थे। साथ साथ किसी हाथी की खौफनाक चिंगाड़ें भी सुनाई दे रही थी और ज़मीन पर धम धम की ज़ोरदार आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जैसे डोल पीटा जा रहा हो। कुछ ही देर बाद वहशी खौफजदा अंदाज में भागते हुए आगे निकल गए। इसी वक्त टार्ज़न की नज़र एक बड़ी और खौफनाक बला पर पड़ी। बला हाथी जैसी जिसामत वाली थी। इसकी शक्ल जंगली चूहे जैसी थी। इसके माथे पर दो नुकीले लंबे लंबे सींग भी थे। वो नहायत खौफनाक अंदाज में चिंगारती और ज़मीन पर धम धम पाँव मारती होती हुई इस तरफ आ रही थी। गायबाना वहशी इस बला से खौफजदा होकर भाग रहे थे। अरे बाप रे, इस कदर खौफनाक बला! सरदार, मैंने आज तक ऐसी खौफनाक बला नहीं देखी। ये यहाँ कैसे आ गई? मंकू ने इस बला को देखते हुए कांप कर कहा। बला नहायत गुस्से में मालूम होती थी। इसके जिस्म पर चंद तीर भी गड़े हुए थे। वो दरख्तों पर इस जोर से टक्कर मारती कि दरख्त किड़किड़ा कर टूट कर गिर गए थे। इसकी तेज़ और खौफनाक चिंगाड़ों से सारा जंगल गूंज रहा था। ये राशाल जजीरे के दलदली इलाकों में रहने वाली बला है। यहाँ गहरे समंदर में रहती है। कभी कभार ये खुश्की पर भी आ जाती है। शायद ये भी समंदर के रास्ते जंगल में आई होगी। इन वहशियों ने से तीर मार कर जख्मी कर, जिस पर इसे इश्तिहाल आ गया है और वो गुस्से से इनके पीछे भाग रही है। वाकई ये नहायत ख़तरनाक हद तक ताकत रखने वाली बला है। इसका मुकाबला करना आसान नहीं होता। सुना है इसके जिस्म में बेहद जहर होता है। अगर इसका जिस्म गलती से भी किसी को छू जाए तो छूने वाला इंसान हो या जानवर फ़ौरन हलाक हो जाता है। टार्ज़न ने जंगली चूहे नुमा बिल्ले को गौर से देखते हुए मंकू को बताया। मंकू इसकी बात सुनकर कांप कर रह गया। अरे बाप रे, मुझे इसके साए से भी दूर रहना चाहिए। मंकू, मेरे जहन में इस बला को देखकर ख्याल आया है, इस बला की मदद से मैं नहायत इंसानी के साथ कबीले को तबाह कर सकता हूँ। अचानक टार्ज़न ने मंकू से मुखातिब होकर कहा। इसके लबों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो कैसे सरदार? मंकू ने इसकी बात सुनकर हैरत से पूछा। और टार्ज़न ने इसके कान के करीब मुंह किया और दबे लहजे में कुछ कहने लगा। जैसे सुनकर मंकू का चेहरा हैरत से बिगड़ता चला गया। क्या कह रहे हो सरदार? मगर तुम इस बला को काबू में कैसे करोगे? अगर तुम इससे बला से छू गए तो क्या इसका जहर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मंकू ने टार्ज़न की सारी बात सुनकर परेशान कुन लहजे में कहा। ये तुम मुझ पर छोड़ो, बस तुम मुझे किसी जगह से फलफूस की स्याह बूटी ला दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। टार्ज़न ने मुस्कुराते हुए कहा। मंकू पहले तो परेशान अंदाज में टार्ज़न की शक्ल देखता रहा, फिर वो सर हिलाकर जंगल की तरफ चला गया। टार्ज़न दरख्तों की छालें उतार कर इनकी रस्सियाँ बटने में मसरूफ़ हो गया। साथ साथ इसका जहन बला को काबू करने के तरीके पर गौर कर रहा था। फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान के सार उभर आए, जैसे वो किसी नतीजे पर पहुँच गया हो।
काका कबीले का सरदार बाटू बेहद परेशान नज़र आ रहा था। वो नहायत बेचैनी के आलम में दोनों हाथ पुश्त पर बांधे इधर उधर टहल रहा था। कबीले के बहुत से कबीले लोग इसके गिर्द जमा थे। इन सब के चेहरों पर भी परेशानी और खौफ दिखाई दे रहा था। समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तो सारा कबीला इस टार्जन के हाथों परेशान है और अब हमारे जंगल में तो नगा घुस आया है। एक साथ दो दो बुलाएं और वो भी बेहद ख़तरनाक। वो परेशानी के आलम में बड़बड़ा रहा था। इसी वक्त एक लंबा तड़ंगा वहशी तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और सब वहशी इसकी तरफ देखने लगे। बाटू सरदार भी इसे देख कर रुक गया, तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। सांगा साहब इंतजामात हो गए हैं? सरदार बाटू आने वाले वहशी से नहायत परेशानी के आलम में पूछा। हाँ सरदार, तुम फिक्र मत करो, हमने कबीले के चारों तरफ कांटों की बाड़ बिछा दी है और इससे कुछ आगे आके एक बड़े दायरे की सूरत में रोशन कर दिया है। तोंगा अब किसी सूरत में हमारे कबीले में दाखिल नहीं हो सकता। आने वाले लंबे कद के वहशी, सांगा ने जल्दी जल्दी से कहा। ओह, ये तो हिफाजती इक़दाम है। इस बला के खात्मे का भी कोई बंदोबस्त किया है या नहीं? सरदार बाटू ने बुरी तरह से सर झटक कर कहा। नहीं सरदार, कबीले का कोई वहशी इस बला का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं कि तोंगा बला किस कदर ख़तरनाक है। इसके जहरीले असरात एक लम्हे में इंसान को मौत के घाट उतार सकते हैं, इसलिए सब इससे डरे हुए हैं। वैसे हमें इस बला से डरना और खौफज़दा नहीं होना चाहिए। वो समंदरी बला है, ज़्यादा दिनों तक समंदर से बाहर नहीं रह सकती और इस बला की खुराक भी खुश्की पर नहीं है और वो समंदर की बड़ी बड़ी मछलियाँ और जानवर खाने की आदी है। भला इस जंगल के नन्हे मुन्ने जानवर या खुशक दरख्त इसे क्या दे सकते हैं? बहुत जल्द वो वापस समंदर में लौट जाएगी। सांगा ने जल्दी जल्दी से कहा। होना हो, और अगर वो फिर भी समंदर में ना गई तो? जानते हुए कबीले के कुछ वहशियों ने इस पर तीर चला दिए थे, जिससे वो कुछ ज़ख्मी हो गई और तोंगा बला जब ज़ख्मी हुई तो इस वक्त तक समंदर में नहीं जाती जब तक कि उसके ज़ख्म ठीक ना हो जाएं, वरना समंदर का तेज़ाबी पानी इसके ज़ख्मों को मज़ीद ख़राब कर सकता है। बाटू सरदार ने इसकी तरफ देख कर दांत कुचकुचाए और सर झुका लिया। माफ़ करना सरदार, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। आप हुक्म करें, मैं ज़बरदस्ती कुछ लोगों को कबीले से बाहर भेज देता हूँ। इस बला के खौफ से या तो वो इसे हलाक कर देंगे या बला के हाथों खुद मारे जाएंगे। सांगा ने मशवरा दिया। नहीं, कबीले के किसी फ़र्द को मौत के मुंह में भेजना मुनासिब नहीं होगा। तुम ऐसा करो, इस सफ़ेद फार्मों को यहाँ लाओ जिन्हें हमने जंगल से पकड़ा है। बाटू ने कुछ सोचते हुए कहा और सांगा सर हिलाकर एक तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो सोल्फर और आर्बल को वहाँ ले आया। इन दोनों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और इनके चेहरे पर मौत की जर्दी फैली हुई थी। सरदार बाटू चंद लम्हे गौर से इनकी तरफ देखता रहा, फिर वो इनके करीब आ गया। इसने अपने पहलों में लटका हुआ बर्छा निकाल कर हाथ में ले लिया और सफ़ेद फार्मों के पीछे गया। बारी बारी इन दोनों की रस्सियाँ काट दी। हाथ आज़ाद होते ही इन दोनों ने यूं गहरा सांस लिए जैसे पहले इनका ख्याल हो कि सरदार ने बर्छा इनकी गर्दन उतारने के लिए निकाला हो। तुम लोग जानते हो कि हम आदमखोर हैं। तुम जैसे इंसानों को मार कर इनका गोश्त खाना हम बहुत शौक़ से खाते हैं। हमने तुम्हें भी इसी मकसद के लिए पकड़ा था। सुबह होते ही तुम दोनों की गर्दनें उतार दी जाती हैं और तुम्हारे टुकड़े करके पूरे कबीले में बांट दिए जाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें मारने का इरादा तर्क कर दिया है। अगर तुम अपनी जानें बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम ना सिर्फ तुम्हारी जान बख्श देंगे बल्कि तुम्हें कबीले में बेहद इज़्ज़त देंगे और तुम जब और जहाँ जाना चाहोगे नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुँचा देंगे। बताओ क्या इरादा है तुम्हारा, ज़िंदगी चाहिए या मौत? सरदार बाटू ने इनकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। क्या हमें क्या करना होगा? इसकी बात सुनकर आर्बल ने थूक निगल कर पूछा। सचमुच इन वहशियों के नरगे में इन दोनों की हालत गैर हो रही थी। हमारे जंगल में खौफनाक बला घुस आई है। कबीले का हर फर्द इससे डरता है। कोई इस बला का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तुम्हारे पास आग उगलने वाले हथियार देखे थे। अगर तुम हमारी मदद करो तो इन हथियारों से इस बला का नहायत आसानी से खात्मा कर सकते हो। हम असल में इन हथियारों के इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं हैं, वरना ये काम हम खुद ही सर अंजाम दे लेते। बहरहाल तुम्हें ज़िंदगी बचाने का एक मौका मिल रहा है, सरदार बाटू ने कहा। वो गौर से इनके चेहरे देख रहा था।
क्यों नहीं सरदार, ज़िंदगी किसे प्यारी नहीं होती, मगर तुम हमें कुएं से निकाल कर दलदल में फेंक रहे हो। इस तरफ भी मौत है और उस तरफ भी। पता नहीं वो कितनी खौफनाक बला है जिससे तुम्हारे कबीले का हर फर्द बेहद डरा और सहमा हुआ है, और कोई भी इसे मारने के लिए जंगल में नहीं जा रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमारे पिस्तौलों, मेरा मतलब है हमारे आग उगलने वाले हथियारों से हलाक हो जाएगी? सोल्फर ने बाटू की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। क्योंकि इसने महसूस कर लिया था कि सरदार बाटू कबीले के तमाम वहशी आदमखोर होने के बावजूद अब खौफजदा चूहों की तरह भागे फिर रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे हथियारों से बआसानी हलाक हो सकती है अगर तुम आग के लोहे को इसके ऐन सर में दागो तो। इसका बाकी जिस्म खासा सख्त होता है, मगर सर और खोपड़ी का हिस्सा बेहद नरम होता है। तुम छुपकर अपने हथियारों से भी इस बला का शिकार कर सकते हो, जबकि हमारे लिए ये काम मुश्किल है। हमारे पास तीरंदाज तो हैं, मगर वो सब के सब अनाड़ी हैं। तीरंदाज का ये तरीका हमने हमसाया कबीले से कुछ अर्सा पहले सीखा है, इसलिए अभी कोई भी ठीक तौर पर निशाना नहीं बांध सकता, सरदार बाटू ने तफसील से इन्हें बताते हुए कहा, और इन्होंने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है सरदार, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि इस बला के ख़ात्मे के बाद तुम हमें दोबारा नहीं पकड़ोगे और ज़िंदा छोड़ दोगे? आरबल ने कहा। सरदार बाटू इसे घूर कर रह गया, जैसे इसे सफ़ेद फार्म से ऐसी जहानत की तवक्का ना थी। तुम बहुत चालाक हो। बहरहाल हम आग देवता की पूजा करते हैं। मैं इसकी कसम खाकर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुमने इस तोंगा नामी बला का खात्मा कर दिया तो हमारे कबीले का कोई वहशी तुम्हें मामूली सी भी ग्रंज नहीं पहुँचाएगा और तुम्हें इतनी ही इज्जत देगा जिसका मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है, सरदार बाटू ने कहा। इसके लहजे में सच्चाई देखकर आरबल सोल्फर ने एक साथ सर हिला दिया। ठीक है सरदार, हम इस बला को ज़रूर हलाक करेंगे। तुम हमें हमारा सामान और हथियार दे दो। इसके अलावा तुम्हें हमारे साथ एक और वादा करना पड़ेगा। आरबल ने इसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, और सरदार बाटू चूम कर इसकी तरफ देखने लगा। कैसा वादा? इसने हरियाणी से कहा। जिस तरह तुम टार्जन के शिकार के लिए जंगल छानते फिर रहे थे, इसी तरह हम भी यहाँ टार्जन का शिकार करने के लिए आए थे। तुम्हें हमारा ये काम करना होगा कि किसी तरह टार्जन को पकड़कर हमारे हवाले कर दो। हम इसे बांधकर अपने साथ अपने शहर में ले जाएंगे। और इसे सोल्फन कहते कहते रुक गया, जैसे इसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो कि इसे सारी बात इस वहशी सरदार को नहीं बतानी चाहिए। टार्जन होना हो तो तुम्हें टार्जन चाहिए, ठीक है? अगरचे टार्जन हमारा बदतरीन दुश्मन है, कबीले का हर वहशी इसको अपने हाथों हलाक करने का ख्वाहिशमंद है, मगर फिर भी मुझे मंजूर है। हम टार्जन को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। मगर तुमने इसे जाने क्यों दिया था? अगर ये बेहोशी के आलम में वो तुम्हें मिल ही गया था तो तुमने इसे बांधा क्यों नहीं? सरदार बाटू ने पहले गुस्से से फिर नरम होते हुए कहा। इस वक्त हमें मालूम नहीं था कि वो टार्जन है, वरना हम इसे ज़रूर बांध कर रखते या हलाक कर देते, अरबल ने खुश होकर कहा। कुछ देर बाद इन दोनों को इनका सामान वापस कर दिया गया, जो 2 बड़े बैगों और एक बंदूक पर मुश्तमिल था। अरबल और सोल्फर ने अपने सामान से 2 नालियों वाली पिस्तौल निकाली और बैग से गोलियां निकालकर अपनी अपनी जेबों में भरने लगे। इन्होंने अपनी जेबों में दो दस्ती बम भी डाल लिए थे। अरबल ने एक स्याह चश्मा आंखों पर लगा लिया और एक दूरबीन अपने गले में लटकाई। लो सरदार, हम तैयार हैं। बताओ वो बला किस तरफ है? हम अभी चंद ही लम्हों में इसका खात्मा कर देंगे। सोल्फर ने मुस्कुराकर सरदार बाटू की तरफ देखते हुए कहा, जो निहायत हैरत से इनके सामान को देख रहा था। संगा इनको आग और कांटों की बाढ़ से बचाकर जंगल में ले जाओ। सरदार बाटू ने करीब खड़े लंबे स्याह फार्म वहशी से कहा। जो हुक्म सरदार, इसने मोतबाना अंदाज में कहा। फिर इसने अरबल और सोल्फर को इशारा किया और इन्हें लेकर एक तरफ चल पड़ा। सांगा ने इन दोनों को आग का सहारा अबूर कराया और कांटों की बाढ़ में रास्ता बना दिया, और वो दोनों कबीले से बाहर जंगल में निकल गए और सांगा ने रास्ता बंद कर दिया। अरबल और सोल्फर यूं ही कांटों की बाढ़ से होकर जंगल की तरफ गए। इन्होंने अपने अपने पिस्तौल निकालकर हाथों में ले लिए। अभी वो कुछ ही दूर जंगल में गए होंगे कि इसी वक्त इन्हें एक नहायत खौफनाक तेज चिंगाड़ की आवाज़ सुनाई दी। चिंगाड़ इस कदर तेज़ थी कि एक लम्हे के लिए वो दोनों बौखला गए और बदहवास होकर एक तरफ भाग उठे। सरदार कागा कबीले वाले इस बला से कुछ ज़्यादा ही खाइफ
मालूम होते हैं। इन्होंने अपने कबीले की हिफाजत के लिए ना सिर्फ चारों तरफ आग रोशन कर ली है, बल्कि कुछ फासले पर नहायत ऊंची कांटों की बाड़ भी लगा ली है। मंकू ने टार्जन से मुखातिब होकर कहा, जो मुसलसल दरख्तों की छालों से रस्सियां बटने में मसरूफ़ थे। वो एक अजीब सा जाल तैयार कर रहा था, ऐसा जाल जिसमें वह मुश्किल किसी हाथी या गैंडे की गर्दन फंस सकती हो। मंकू की बात सुनकर वो चौंक पड़ा और रस्सी बढ़ते बढ़ते इसके हाथ रुक गए। ओहो, ये तो बहुत गलत बात है। अगर इन्होंने ऐसा इंतज़ाम कर लिया है तो तब हमें खासी मुश्किल हो जाएगी। भला आग वगैरह से काफ़ी डरती है। इसे मैं कबीले में कैसे ले जाऊंगा? टार्ज़न ने सोचते हुए अंदाज में कहा। यही बात तो मैं सोच रहा था सरदार। चलो कांटों की बाढ़ तो हम किसी तरह हटा लेंगे, मगर आग का असर किस तरह ख़त्म करेंगे? इसके लिए तो ढेरों पानी चाहिए और आग पर डाला जाए तब इसमें रास्ता बन सकता है। मंकू ने जवाब दिया। पानी बहुत खूब मंकू, ये तुमने काम की बात बताई है। इस जंगल का एक बूढ़ा हाथी शंभू मेरा दोस्त है। वो इस जंगल के तमाम हाथियों का सरदार है। अगर वो मेरी बात मान गया तो आग बुझाने का काम हम हाथियों से भी ले सकते हैं। टार्ज़न ने खुश होते हुए कहा। कुछ ही देर में इसने जाल और एक मोटी लकड़ी की काठी तैयार कर ली। काठी तैयार करने के लिए इसने अपने तेज़ धार खंजर से काम लिया था। अच्छी तरह तसल्ली करके इसने एक जगह मुंतखब करके 4 फंदे फैला दिए और इससे ज़रा फैसले पर जालनुमा फंदा दूर 2 दरख्तों के साथ बांध दिया। इसी तरह की जब बला भागती हुई इस तरफ आए तो इसकी गर्दन सीधी इसमें फंस जाए और ज़मीन पर बिछे हुए जाल में फंस जाए। फंदों के सिरे एक दरख्त के गिर्द घुमाकर दूसरी तरफ ले गए। यहाँ इसने इनको सिरों को एक भारी पत्थर से बांध कर एक दरख्त में इस तरह फंसा दिया कि वक्ती तौर पर तो रस्सी ढीली रही, मगर यूं ही बला के पाँव फंदों में फंसे इसे झटका लगा। फिर पत्थर ज़ोर से गिर जाएगा और बिला मुकम्मल तौर पर फंदों में फंस कर रह जाएगी। मंकू हैरत भरी नज़रों से टार्ज़न को ये सारा अमल करते देख रहा था। टार्ज़न का ये अनोखा हरबा देखकर वो दिल ही दिल में इसे दाद देने लगा। सरदार, तुम्हारा ये इंतज़ाम देखकर ये समझ में तो आता है कि बला इसमें आसानी से फंस जाएगी, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि बला इसी तरफ ज़रूर ही आएगी? अगर बला इस तरफ भी आ गई तो तुम इस पर ये काठी कैसे डालोगे?